नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। कई राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर होगी बैठक। हिमाचल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और यूपी को लेकर बैठक। हिमाचल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यूपी को लेकर बैठक। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक की प्रत्याशियों के नामों पर भी होगी चर्चा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक की प्रत्याशियों के नामों पर भी बैठक में होगी चर्चा। कई राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। तो बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होनी है। अलग अलग राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन, विचार विमर्श लगातार जारी है। ऐसे में कोर ग्रुप की आज बैठक होनी है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। जो अजीत, बीजेपी कोर ग्रुप की जिस तरह से बैठक सामने आ रही है, प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की बात की जा रही है, क्या कुछ खास जानकारी है? और देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने कमर कस ली है और हर तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तमाम रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी को लेकर के भाजपा की आज कोर कमेटी की बैठक है। हालांकि बताना चाहूंगा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले करीब 200 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी। और उसके बाद आज की जो ये बैठक है, कहीं ना कहीं ये भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसी को लेकर के क्योंकि माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है उसमें जो बचे उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें विशेष तौर पर अगर हम बात करें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जहां के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है जो बैठक दोपहर के बाद में होगी, जो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में की जाएगी। संभावना जताई जा रही है इसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हो सकते हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। हालांकि अभी जो चुनावों की तारीखों की जो घोषणा है वो नहीं हुई है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो लगातार अब तेज होती हुई नजर आ रही है। और इस बैठक का अहम उद्देश्य यही माना जा रहा है कि इसमें जो प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी, उस पर मंथन किया जाएगा। और संभावित तौर पर जो आशंका जताई जा रही है कि आने वाले अगले दिन कुछ 1 से 2 दिनों में यानी 7 और 8 मार्च के बीच में हो सकता है कि भाजपा जो है वो दूसरी लिस्ट जारी कर दे लोकसभा उम्मीदवारों की। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अलग अलग राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होनी है, करीब 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन 543 सीटों पर यदि देखा जाए तो 300 से अधिक उम्मीदवार अभी बचते हैं। ऐसे में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों को लेकर चर्चा होगी। तो क्या अलग अलग राज्यों के बड़े नेता भी आज इस बैठक में मौजूद होंगे? बिल्कुल प्रियंका, निश्चित तौर पर जो तमाम राज्यों के जो बड़े नेता उनके आने की संभावना पूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में लगभग 195 लोगों की जो लिस्ट जारी की, इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको दोबारा से टिकट नहीं मिला है। तो कई ऐसे नाम हैं जिन पर भाजपा ने भरोसा किया और उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से अभी तक 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इकलौते सांसद मनोज तिवारी हैं जिन पर भाजपा ने फिर से भरोसा जताया और उन्हें दोबारा से टिकट दिलाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चाहे वो नई दिल्ली हो, पश्चिमी दिल्ली हो, दक्षिणी दिल्ली हो या फिर ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं जहां पर नए चेहरे को उतारा गया है, नए नामों की घोषणा की गई है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली भी इस आज की जो मीटिंग है दिल्ली की लेकर के कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और निश्चित तौर पर जो भाजपा के जो राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर ऐसे तमाम नेता जो कहीं ना कहीं जिनकी जो अपना भाजपा में बड़ा कद माना जाता है, वो भी यहाँ पर जो है निश्चित तौर पर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही भाजपा जो है वो जारी कर सकती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक है। और इसके बाद अजीत, यदि दूसरी सूची की बात की जाए, लिस्ट की बात की जाए, तो कब तक जारी की जा सकती है दूसरी लिस्ट? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि पहले आज जो है वो मंथन किया जाएगा, नामों पर चर्चा की जाएगी, रणनीति के तहत तमाम चीजों को लेकर के आखिर बैठा जाएगा, जिसके बाद जो संभावना जताई जा रही है कि
अगले 1 से 2 दिनों में, यानी कि 7 या 8 तारीख तक की जो संभावना जताई जा रही है कि जो भाजपा है वो दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होनी है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी की जा सकती है। और उसके बाद रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से जयंत सिन्हा का टिकट कटने से हलचल तेज। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने की यशवंत सिन्हा से मुलाकात। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने की यशवंत सिन्हा से मुलाकात। हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं यशवंत सिन्हा। हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं यशवंत सिन्हा। बीजेपी की तरफ से जयंत सिन्हा का टिकट कटने से हलचल तेज। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने की यशवंत सिन्हा से मुलाकात। हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं यशवंत सिन्हा। तो हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं यशवंत सिन्हा। जयंत सिन्हा की टिकट कटने के बाद हलचल तेज है। नए समीकरण बनते रांची में नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता तो लगातार रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन से यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़ाने पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यशवंत सिन्हा से जिस तरह से कांग्रेस नेता ने मुलाकात की है, उम्मीदें ये हैं कि इंडिया गठबंधन में जल्द ही दामन थाम सकते हैं यशवंत सिन्हा। जयंत सिन्हा का टिकट कटने के बाद में हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक से यशवंत सिन्हा की मुलाकात के बाद सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं यशवंत सिन्हा। हजारीबाग से चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज। तो आपको बता दें कि बीजेपी के एक समय पर कद्दावर नेता रही यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर इस समय रांची में हलचल तेज है। इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कुछ फैसला निकलकर रांची से सामने आता है। जानकारी यह है कि यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा का टिकट कटने के बाद में यह हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक से यशवंत सिन्हा की मुलाकात कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि सुगबुगाहट जिन खबरों की आ रही है उन खबरों में सच्चाई भी है और आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में यह फैसला सामने आ सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हजारीबाग सीट से इंडिया गठबंधन की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं यशवंत सिन्हा। और इसके बाद किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों का आज दिल्ली कूच, जंतर मंतर पर जमावड़े की तैयारी। जंतर मंतर पर जमावड़े की तैयारी। राजधानी के सभी बॉर्डर पर पुलिस तैनात। राजधानी के सभी बॉर्डर पर पुलिस तैनात। पुलिस से नहीं मिली प्रदर्शन की इजाजत। पुलिस से नहीं मिली प्रदर्शन की इजाजत। किसानों का आज दिल्ली कूच। राजधानी के सभी बॉर्डर पर पुलिस तैनात। जंतर मंतर पर जमावड़े की तैयारी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किसानों के द्वारा जंतर मंतर पर जमावड़े की तैयारी। दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा भी बैरिकेडिंग के साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। किसानों ने पहले ही ऐलान किया था सरकार से लगातार कई दौर की बातचीत होने के बाद भी अभी तक बातचीत बेनतीजा रही है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार बने हुए हैं। जी अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से किसानों के आज दिल्ली कूच को लेकर अलग अलग जगहों पर बॉर्डर पर तैनाती और सुरक्षा बढ़ गई है, इसके अलावा प्रदर्शन की इजाजत पुलिस ने नहीं दी है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और आज लगभग किसानों के प्रदर्शन को 23 दिन बीत चुके हैं। और ऐसे में बीते 13 फरवरी को शुरू हुआ किसान आंदोलन लगातार जारी है। और हालांकि इस बार जो किसान जो है वो शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर पर लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन पर डटे हुए, क्योंकि जिस तरीके से 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था और उसके बाद जिस तरीके से शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर पर जो झड़प की तस्वीरें देखने को मिली थी सुरक्षा जवानों और किसानों के बीच में, तो उस समय से ही लगातार जो किसान है वो शंभू बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाए हैं और शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर पर ही बैठ करके किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आज एक बार फिर से यानी 6 मार्च को किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था, जिसको लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो
कड़ी व्यवस्था कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के मध्य जो इंतजाम है वो और बढ़ा दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टेकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, कालिंदी कुछ की तरफ से हो, तमाम बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था के मध्य जो दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान शामिल है। हालांकि जिस तरीके से बीते कुछ समय पहले जो बॉर्डर को खोला गया था, तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो आधा जो बॉर्डर है उसके आधी सड़क को खोला गया है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर किसान यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो उनसे निपटने के लिए भी जो सुरक्षा जवान है वो पूरी तरीके से तैनात है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीते लंबे समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो ऐसे में लोगों को आवाजाही की भी काफी समस्या हो रही थी और इसी को देखते हुए जो बॉर्डर पर जो सड़क है वो आधी सड़क को खोल दिया गया था और लोगों की यात्रा को देखते हुए सड़क को बंद नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो 4 चौबंद जो इंतजाम है वो बढ़ा दिए गए हैं और तमाम जो सुरक्षा जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चाहे वो ड्रोन हो, सीसीटीवी कैमरा हो, छतों से भी जो पुलिसकर्मी है, तमाम जो जवान है वो विशेष तौर पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से पुलिस के द्वारा प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है, क्या कुछ पुलिस के द्वारा रोक लगाई जा रही है? किसानों को किस तरह से काबू में किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात प्रियंका यहाँ पर ये है कि जो किसान है वो अभी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो किसानों का बड़ा जो गुट है वो शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा है और उन्हें जिस तरीके से लगातार वो दिल्ली कूच की बात कर रहे थे और लेकिन वहां पर जो सुरक्षा जवान है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि वो शंभू बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से किसानों के द्वारा प्रदर्शन जारी है, पुलिस लगातार रोक लगा रही है। आम जनता की बात करें तो क्या जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है? आम जनता को किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखिए प्रियंका, बिल्कुल मैं अगर बात करूं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर या टेकरी बॉर्डर हो, ऐसे जगह पर क्योंकि जो लोग रोजमर्रा की तरह काम पर जाते हैं उनको सुबह सुबह के समय में काफी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा था। कुछ जगह पर जो ट्रैफिक जाम की समस्या जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अगर इस वक्त की बात करूं तो फिलहाल जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी आम लोगों के लिए कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच और उसको लेकर के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक बार जिस तरीके से सुबह थोड़ा कुछ सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली थी, तो शाम के समय में एक बार फिर से ये स्थिति जरूर बन सकती है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जरूर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नौ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और ग्रामीणों की झड़प का वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीणों के हाथ में दिख रहा है मृतक का शव। ग्रामीणों से जबरन शव छीनती दिखाई दे रही है पुलिस। वीडियो में पुलिस लोगों पर बरसा रही है लाठियां। सरसों के खेत में मिला था युवक का शव। केस दर्ज करवाने के लिए परिजनों ने लगाया जाम। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मवई लाल इलाके का मामला। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प का वीडियो हुआ वायरल। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से पुलिस और ग्रामीणों के बीच वीडियो में झड़प होती हुई नजर आ रही। पुलिस के द्वारा ग्रामीणों पर लाठियां भी भाजी गई हैं। आपको बता दें कि सरसों के खेत में अचानक शव मिलने से हड़कंप मच गया था। परिजनों का कहना था कि पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच की जाए, जिसको लेकर परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जाम लगाया था, लेकिन पुलिस यहां पर जबरदस्ती करती हुई नजर आई है। ग्रामीणों के साथ में जबरन शव लेने का प्रयास करती हुई दिखी और साथ ही साथ लाठी चार्ज भी किया गया। और उसके बाद मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी। यूपीएसटीएफ मेरठ टीम ने गैंग के 6 बदमाश पकड़े। यूपीएसटीएफ मेरठ टीम ने गैंग के 6 बदमाश पकड़े। पेपर लीक करने वाला पूरा गैंग मेरठ शहर का।
पेपर लीक करने वाला पूरा गैंग मेरठ शहर का 8 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट के आंसर शीट की गई बरामद। 8 मोबाइल और एक कार भी बरामद। 8 मोबाइल एक कार बरामद। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के नगली ताशी गांव से गिरफ्तारी। एसटीएफ एसपी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में हुई गिरफ्तारियां। एसटीएफ एसपी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में गिरफ्तारियां। पेपर लीक करने वाला पूरा गैंग मेरठ से ताल्लुक रखता है। 8 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट के आंसर शीट को किया गया बरामद। 8 मोबाइल और एक कार भी बरामद। एसटीएफ एसपी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में हुई सभी गिरफ्तारियां। कांकरखेड़ा थाना क्षेत्र के नगला ताशी गांव से गिरफ्तारी। तो पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ एसपी ब्रजेश के नेतृत्व में ये सभी गिरफ्तारियां हुई हैं। बताया जा रहा है कि आंसर शीट के साथ ही साथ 8 मोबाइल फोन और एक कार बरामद की गई है। सभी 6 आरोपी मेरठ के बताए जा रहे हैं। नगला ताशा गांव से की गई ये गिरफ्तारियां। पेपर लीक करने वाला पूरा गैंग मेरठ शहर का। मेरठ से एसटीएफ टीम के द्वारा गिरफ्तारी। 8 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट के आंसर शीट को किया गया बरामद। और इसी खबर पर मेरठ से हमारे साथ संवाददाता सादिक खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सादिक, इस पूरे मामले में जिस तरह से मेरठ से 6 गिरफ्तारियां की गई हैं, बताया जा रहा है कि पूरा गैंग मेरठ से ताल्लुक रखता है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती मामले में एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लेते हुए मेरठ जिले से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर पेपर लीक में शामिल होने का आरोप है। साथ ही आपको बता दूं कि पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद अब इनके नेटवर्क को भी खंगालने का काम शुरू कर दिया है। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इनकी गिरफ्तारी मेरठ के कंकरखेड़ा से हुई है, जिसके बाद पुलिस ने इनके पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, फोन, कार तक बरामद की है। साथ ही अब पुलिस इनसे पूछताछ में जुट गई है कि आखिर इनके गैंग में कौन कौन लोग शामिल है। माना जा रहा है कि जल्द पुलिस उन तक पहुंचकर उसके बाद बड़ा खुलासा कर सकती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि सेकंड शिफ्ट की आंसर शीट के साथ ही साथ 8 मोबाइल फोन और कार भी बरामद हुई है। क्या इस पूरे मामले में तार और भी लोगों तक जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल प्रियंका, साथ ही इस पूरा एक गिरोह था, जिसके बाद पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी इनसे गहनता से पूछताछ जारी है। साथ ही बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद एसटीएफ और बड़े खुलासे कर सकती है। इनकी जो पूरी चैन है उसे खंगालने का यहाँ काम किया जा रहा। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन, प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि, साथ ही एक आंसर की कुंजी भी बरामद की है। साथ ही इनके पर जो आरोप है, पैसे, जब ये आपस में पैसों की बंदरबाट कर रहे थे तो उसी दौरान पुलिस ने इनकी धरपकड़ की है, जिसके बाद अब पुलिस। जी बिल्कुल सादिक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट गाजीपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज है। गाजीपुर सीट का समीकरण आज तक कोई समझ नहीं पाया। मसला यह है कि राजनीतिक पंडित हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहां की नब्ज पकड़ना बेहद मुश्किल है। इसलिए गाजीपुर में क्या कहते हैं वोटर्स, इंडिया वॉइस ने जानने की कोशिश की। प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, जहां से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, जो इससे पहले बसपा के सांसद रहे थे। इस समय हम मुख्य चौराहे पे खड़े हैं, जहां पर गाजीपुर का जो मुख्य इलाका है स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। यहाँ पे कुछ लोग हैं, सीधी बातचीत करते हैं। मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस, आपका पूरा परिचय जाना। मेरा नाम रईस अहमद है और मैं शहर कांग्रेस कमेटी का सदस्य। रईस, अगर आपसे बात करें तो जब भी चुनाव आते हैं लोग यही कहते हैं कि रोजगार मुद्दा अहम होगा, विकास मुद्दा अहम होगा, लेकिन चुनाव आते आते वोटों का ध्रुवीकरण हो सा जाता है और जाति फैक्टर हावी हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं। बिल्कुल, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जाति फैक्टर वाला यहाँ चुनाव तो नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लोग इस सरकार से पीड़ित हो चुके हैं। नवयुवक लड़के को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम पे है और शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा। देख रहे हैं अभी पेपर लीक हुआ,
विकास पर वोट मिलेगा या फिर जाति हावी रहेगी? हमारे गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास हुआ है और अगर वो इस समय चुनाव जीते होते तो निश्चय ही गाजीपुर की दशा आज कुछ और होती। आपका नाम क्या है? आशीष दुबे हमारा नाम है। आशीष भाई, फिर चुनाव क्यों हारे मनोज सिन्हा? जातिगत राजनीति के लेकर कुछ मनमुटाव हुआ जिसके कारण वो चुनाव न निकल सकी। तो जातिगत इस बार भी होगा? नहीं, इस बार हमको लगता है कि जनता नरेंद्र मोदी की योजनाओं से प्रेरित है। बीजेपी जीते या ना जीते, लेकिन यहाँ से अगर मनोज सिन्हा अगर प्रचार करने आते हैं, हालांकि जहाँ तक हमें सुनने को मिला है कि उन्हीं के जो सुपुत्र हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा। अगर उनके संपर्क से अगर कोई मान लीजिए टिकट पा जाता है तो हम जरूर कहेंगे कि वो यहाँ से जीत जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो विगत 5 वर्षों में अफजाल अंसारी का कोई वर्क तो नहीं दिखा है। कल मोदी जी का प्रत्याशी जीतेगा, अफजाल अंसारी नहीं जीत पाएंगे। ये अब तो इन्हीं को ऐसे ही लोग को पलटू राम कहा जाता है ना, कि इससे पहले जो ईवीएम के बारे में करते हैं वो वहां से चुनाव जीते हैं। केजरीवाल ईवीएम पे ही चुनाव जीते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे केजरीवाल धरना पर बैठे हुए थे, जरा सा भी यहाँ से वहाँ नहीं होने दिए, इसलिए केजरीवाल चुनाव आयोग ने गड़बड़ी नहीं कर पाया। मतलब अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल अफजाल अंसारी तकरीबन 3 लाख से जीतेंगे वो। अब युवा हैं, ये तो पढ़े लिखे होते हैं ना, मान लीजिए कि आप जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको कांग्रेस की सरकार कही, राहुल गांधी ने कि जब अगर हम आएंगे तो जो इन्होंने अग्निवीर बना दिया उसको फिर से हम बदल देंगे। कहने और करने में तो बहुत फर्क है भाई। अब जो हो गया पहले ये तो देखिए जाएगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने देखिए कहीं भी जहां भी कहा है, उन्होंने कहा था कि वहां पे कि मैंने 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। सरकार बनते ही वहां पे लागू हो गया 500 रुपए में सिलेंडर। योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। लगभग तकरीबन हमको लग रहा है कि चुनाव खत्म 4 महीने से ऊपर हो गए, 5-6 महीने हो गए, मतलब अभी यहाँ 500 रुपया से कम हो गए। अरे 1000-1100 रुपया से कम हुआ ही नहीं, अन्ना होगा। गाजीपुर में लोगों की राय क्या है? ग्राउंड जीरो से मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, गाजीपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।